हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का 10:30 बजे का जो दो मैच हमने कवर करने का वादा किया था टेलीग्राम चैनल पर। उनमें से एक मैच ब्राइटन एंड होवे अल्बियन और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच में। इससे पहले ही इन दोनों के मैचेस हम कवर कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, और अगर आपको नहीं भी है तो भी मैं यहाँ पर सब कुछ पहले से बता दूंगा। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल वाले मैच जो हमारे कवर हुए थे वो कैसा क्या था। काफ़ी लेट मैच था और आई बिलीव शायद सारे लोगों ने खेला भी नहीं था, लेकिन जितने ने भी खेला था आई होप सबके अच्छे गए होंगे। क्योंकि एक जो कॉर्नर से गोल किया था स्टीफन डे व्राय ने, उनको छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स हमारे थे, इवन स्पिनज़ोला भी थे। तो मुझे लगता है स्पिनज़ोला और स्टीफन डे व्राय में से किसी एक को रखने से ही शायद काम हो जाना चाहिए था। आप बहुत अनलकी होंगे अगर उन दोनों में से दोनों ही किसी के पास, किसी ओपोनेंट के पास रह गए तो। हमारे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन्स के बारे में मैंने कहा था, उन्होंने भी काफ़ी सही काम करा। मैंने ये भी कहा था अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर्स आ सकते हैं, उनमें से एक गोल आपने देखा स्टीफन डे व्राय का था। सभी ने रोमा के अगेंस्ट में टीम बनाया था, लेकिन मैंने कहा था इतना आसान नहीं होगा इस मैच से, मतलब प्रेशर को हटा देना, प्रेशर का जो फैक्टर था आपने देखा। और उसी का जो है रिजल्ट है 2-2। नहीं तो इंटर कल के मैच में हार भी सकती थी अगर लेट मोमेंट पे वो पेनल्टी ना मिल जाता तो लगभग सही गया था। अब बड़ी टीमों के मैचेस हैं तो रिस्क तो होता ही है, इसीलिए पूरी तरह से एक्यूरेट हो पाना तो भी थोड़ा मुश्किल था कल के मैच में, और इतने सारे गोल्स भी क्योंकि हुए थे, तो इसीलिए बाकी लगभग सही गया था। अगर वो एक गोल ना होता तो सारे लीग्स हमारे क्लीन स्वीप भी हो जाते। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस कम्युनिटी स्टेडियम पे, जो कि ब्राइटन का होम ग्राउंड है। न्यूकासल अभी 14th प्लेस पर है, ब्राइटन है 16th प्लेस पर। मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है कि ब्राइटन रेलीगेटेड हो जाए। मैथमेटिकली मैं कह रहा हूँ, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आज के मैच का इंपॉर्टेंस ब्राइटन के पास ज़्यादा है दैन न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल हारे या जीते, उनके पोजीशन पे कोई चेंज होने वाला है नहीं। मिसिंग न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर लगभग आप एक पूरी टीम बना सकते हैं न्यूकासल के होकर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा लिस्ट है, और इनमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जो कि फर्स्ट टीम के पार्ट भी रहे थे। ब्राइटन के होकर ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनमें से वेबस्टर इनके फर्स्ट टीम फुटबॉलर रहे हैं। आज के मैच में खेल भी सकते हैं लेकिन नहीं भी, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर वो मतलब उस तरह से उनकी इंजरी कॉन्सर्न ना ज़्यादा हो, तो आज के मैच में इनको उतारा भी जा सकता है, क्योंकि मैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी है। और अगेंस्ट एक ऐसी ओपोनेंट है जो कि हाल ही में उतना सही फॉर्म पे नहीं दिख रही है, तो उनके अगेंस्ट में अगर सेफ 3 पॉइंट्स लेके ब्राइटन चल सके तो आगे आने वाले समय में उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, जो एक दो मैचेस बचे रहेंगे उनके। तो इससे पहले हम दोनों टीमों की एनालिसिस स्टार्ट करें, दोनों टीमों के बारे में मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको देता हूँ। दोनों ही टीम डिफेंसिव टीम है। अभी तक मेरे ख्याल से 36 मैचेस हुए हैं, उनमें से शायद 37 या 38 ही गोल उन्होंने करे हुए हैं। तो ये है पहला पॉइंट, और पहला जो चीज़ जो आपको आज के मैच में दिमाग में रखना है। ठीक है। अच्छा, दोनों ही टीम इतना नीचे है अपने डिफेंसिव फेलियर्स की वजह से। लेकिन अगर मैं रिसेंट कुछ मैचेस की बात करूं तो न्यूकासल का डिफेंस मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। हमने आखिरी मैच जो न्यूकासल का कवर करा था वाटफोर्ड के अगेंस्ट में, आपको याद होगा, वहाँ पर मतलब 20-30 मिनट तक तो इतना गंदा डिफेंस उन्होंने करा था कि वाटफोर्ड की टीम को 2 पेनल्टीज़ दे दिए थे उन्होंने, और भी बहुत सारे गोल्स कर खा सकते थे। लेकिन वाटफोर्ड की टीम भी उतनी सही नहीं थी अटैकिंग वाइज, तो इसीलिए वो बच गए थे। और ब्राइटन की बात करी जाए, उनका परफॉर्मेंस मैं कहूँगा लॉकडाउन के बाद उतना बुरा नहीं रहा है। हालाँकि बड़ी टीमों के अगेंस्ट में, जैसे कि टॉटनहम बोल लीजिए, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनके अगेंस्ट में इनका परफॉर्मेंस हद ज़्यादा ख़राब रहा है। मतलब बंचेस में गोल मिले हैं उनको, 3 से 5 गोल के भीतर गोल खाए हैं हर मैच पे। लेकिन अपनी बराबरी के जो अपोनेंट्स रहे हैं, इवन लेस्टर सिटी के अगेंस्ट में भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहा है डिफेंसिवली। बहुत बड़े बड़े गोल्स करके ये नहीं जीतते हैं, एक आध गोल ही कर पाते हैं, लेकिन उनको डिफेंड करने का क्षमता इनके पास है। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ड्रॉ करा, लेस्टर सिटी को रोक दिया, नॉर्वे सिटी को हराया, तो ऐसा कुछ रिजल्ट्स है अपनी बराबरी के टीम के साथ ही। और न्यूकासल का परफॉर्मेंस तो अपनी नीचे वाली टीमों के अगेंस्ट भी काफ़ी ख़राब रहा है। इस बीच जो वाटफोर्ड से हारे हैं, टॉटनहम से भी हारे हैं। हालांकि इनका टीम जो है ऑन पेपर उतना बुरा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस इनका चल रहा है, मुझे आज के मैच में भी इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मोराल मुझे लगता है बिल्कुल लो हो चुका है इस टीम का। स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही टीम डिफेंसिव खेलती है। अगर अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ब्राइटन विंग प्ले करती है,
ठीक है, इनके पास विंगर्स होते हैं ऑन पेपर, लेकिन क्योंकि इतना क्वालिटी उनके विंगर्स पोजेस नहीं करते हैं तो काफ़ी सेंट्रली ये आ जाते हैं। एक चीज़ जो ब्राइटन की तरफ से आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगी वो है पोजीशन। बहुत ज़्यादा ये पोजीशन रखते हैं और इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे पासर्स हैं। डिफेंस के दो जो मेन डिफेंस सेंट्रल डिफेंडर्स होते हैं, इसके सिवाय भी दो सेंट्रल मिडफील्डर्स, दो तीन जो भी सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, उनके पास भी बहुत ही अच्छा पासिंग एबिलिटी है। तो ये एक चीज़ ब्राइटन के लिए पॉजिटिव है। मतलब आज के मैच में आपको यही चीज़ को आपको देखने को शायद मिल जाए कि ब्राइटन आज भी पोजीशन रखे तो ब्राइटन के ही प्लेयर्स आपको शायद ज़्यादा देखने को मिलेगा, अनलेस न्यूकासल मतलब क्लीन शीट रख के जीते। और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। इनके जो मेन स्ट्राइकर हैं नील माउपे थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, लेकिन यही है जो भी है, इनके ऊपर डिपेंड करके ही सब कुछ होता है ब्राइटन की तरफ से। न्यूकासल की बात करें तो ये भी विंग प्ले करते हैं, लेकिन अननेसेसरली ये डिफेंसिव खेलते हैं। ये मैं बार बार कह चुका हूँ, डिफेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है इनका। पोजीशन भी उतना ज़्यादा रखते नहीं हैं। सेंट्रली इनके पास क्वालिटी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि टीम का जो क्वालिटी वगैरह है ऑन पेपर ही मैं कहूँ तो उसका यूटिलाइजेशन टीम सही से क्यों नहीं करती है, लेकिन जिसकी वजह से हो वो होता नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। ब्राइटन हैव लॉस्ट देयर लास्ट 3 होम मैचेस, ठीक है, अपने घर पे वो 3 मैचेस लास्ट में हार चुके हैं। न्यूकैसल ओवरऑल 3 मैचेस हार के आ रही है। ब्राइटन आर अनडिफिटेड इन लास्ट 5 मैचेस अगेंस्ट न्यूकैसल यूनाइटेड। इस फिक्सचर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे शेयर करूंगा। नो टीम हैज़ स्कोर्ड मोर देन 1 गोल इन लास्ट 5 आउटिंग बिटवीन दिस टू। ये एक बहुत ज़्यादा एक मतलब शॉकिंग तो मैं नहीं कहूँगा, आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं दोनों टीमों के स्टाइल ऑफ प्ले से, लेकिन ऐसा एक है अभी तक पिछले अगर मैं 5 मैचों की बात करूँ, कोई भी टीम 1 गोल से ज़्यादा नहीं कर पाई है। छठा मैच न्यूकैसल ने 2 गोल किया था, लेकिन वहाँ पर भी जो डिफरेंस था गोल का वो 1 गोल का ही था। वहाँ पर 2-1 से उन्होंने जीत हासिल करा था। द फिक्सचर हैज़ टर्नड आउट टू बी लीस्ट स्कोरिंग फिक्सचर। ओनली 7 गोल्स हैज़ बीन स्कोर्ड इन 6 मैचेस, लास्ट 6 मैचेस। मतलब पिछले 6 मैचों में टोटल दोनों टीम के मिलाकर 7 गोल हुए हैं। न्यूकासल ने करे हैं 4, ब्राइटन ने करे हैं 3। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको ध्यान पे आप रख सकते हैं। आगे भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो एज़ यूजुअल एंड एज़ एक्सपेक्टेड आखिरी मैच 0-0 हुआ था। ब्राइटन का डिफेंस कंपैरेटिवली यहाँ पर बेटर था, ठीक है, कोई गलतियाँ नहीं थी। होल्डिंग मिडफील्ड में इन्होंने पोजीशन भी काफ़ी रखा था, कोई दिक्कत नहीं था। न्यूकैसल के डिफेंडर को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। मतलब आप समझ सकते हैं ब्राइटन ने काफ़ी पेनिट्रेट करने की कोशिश करी थी, क्वालिटी नहीं था इसलिए कुछ खास कर नहीं पाए थे। और सरप्राइजिंगली न्यूकैसल का डिफेंस यहाँ पर काफ़ी सही काम कर गया था। तो दोनों ही टीमों ने मिडफील्ड में काफ़ी मशक्कत करी और फुल अटैकिंग थर्ड की वजह से कोई गोल ना हो सका। ब्राइटन के पास 71% पोजीशन था, ये आप देख सकते हैं। और जैसे पोजीशन आया दोनों टीमों ने लेफ्ट साइड का इस्तेमाल किया। जैसे ही पोजीशन आया तो यहाँ पर आपको पासर्स दिख जाएंगे। वेबस्टर जो कि मेरे ख्याल से इस टीम के बेस्ट पासर हैं, आज के मैच में शायद स्टार्ट ना कर पाएँ, लेकिन अगर कर पाते हैं तो मस्टली इनको रखना ज़रूर है। 100 पासेस इनके थे। उसके बाद स्टीफन्स, प्रॉपर, ये दोनों मिडफील्डर हैं, लेकिन इनके भी आप पासिंग एक्यूरेसीज देख सकते हैं। उसके बाद डंक और बर्न शायद राइट बैक नहीं, यहाँ पर शायद सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में लेफ्ट बैक खेलते हैं। इनके पास भी काफ़ी सही पासिंग एबिलिटीज़ हैं। तो पासर्स ही थे जो यहाँ पर पॉइंट स्कोरर्स थे, और तो कुछ खास था नहीं। और पास क्रॉस के कुछ डिलीवरीज, ठीक है। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं गवाएंगे, ये मैचेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। शेफील्ड यूनाइटेड के आगे इसमें 3-0 से जीता था न्यूकासल यूनाइटेड। उसके पीछे का रीज़न यही है कि शेफील्ड के एक प्लेयर डाउन हो चुके थे और काफ़ी सारी एरर्स वगैरह हुई थी। तो यहाँ से पूरी तरह से आपको समझ में आएगा कि न्यूकासल का स्ट्रेंथ क्या होता है, जो है विंग प्ले। एलन सेन मैक्सिमिन कमाल के फॉर्म पर हैं, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब न्यूकैसल भले ही उस तरह से कुछ उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, लेकिन जो फुटबॉल समझते हैं, जो देखते हैं, उनको पता होगा कि सेंट मैक्सिमिन किस तरह के फॉर्म पर हैं। और अगर आप फुटबॉल नहीं भी देखते हैं, अगर आप फुटबॉल की न्यूज़ वगैरह भी देखेंगे ना, तो भी आपको समझ आएगा कि सेंट मैक्सिमिन मतलब स्टैटिस्टिकली उतना आगे ना होने के बावजूद भी अभी बड़े बड़े टीमों के रडार में है। नेक्स्ट सीज़न में वो सेंट मैक्सिमिन को लेना चाहते हैं, डिस्पाइट उनका स्टैटिस्टिक्स सही नहीं है। तो यही एक चीज़ है जिसके आपको समझ में आ सकता है। सेंट मैक्सिमिन कमाल के फॉर्म पर हैं, गोल्स वगैरह नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर टीम का सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत बड़ी कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो फिर से आप देखेंगे न्यूकैसल के पास पोजीशन नहीं था, और जैसे मैंने बताया टेलमैन शेफील्ड यूनाइटेड था, काफ़ी रन वगैरह करा था, इसलिए फ़ायदा कुछ मिला नहीं। फर्नांडेज, फेडरिको फर्नांडेज जो न्यूकैसल के डिफेंस में खेलते हैं, इसके सिवाय भी जॉन जो सेल्वी, ये दोनों न्यूकैसल की तरफ से काफ़ी सही पासर हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ब्राइटन की तरह उतना 90-100 पासेस नहीं खेलेंगे, लेकिन लगभग 50 के ऊपर पासेस खेलने की क्षमता रखते हैं। बाकी विंग प्ले से ही सब कुछ हुआ, ये आपने देख लिया। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट में भी 1-0 से जीत हासिल करा था, यहाँ पर भी सेंट मैक्सिमिन का ही गोल था। ये मैं उन मैचेस को ही दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको न्यूकैसल का स्ट्रेंथ समझ में आया कि काफ़ी मतलब काफ़ी पुराने मैचेस हैं ये, लेकिन
इनको कंसिडर करने का एक ही मतलब है, ताकि आप इनकी स्ट्रेंथ को समझ पाएँ। बाकी वीकनेस तो मैंने पहले ही बता दिया, आगे भी मैं दिखाऊँगा भी। तो यहाँ पर पेनल्टी सेव किया था एक साउथहैम्पटन के जो गोलकीपर थे, नहीं तो यहाँ कुछ था नहीं। विंग प्ले इफेक्टिव था, गोल का वहाँ से आया। न्यूकासल ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, जैसे ही पोजीशन आ गया सेल्वी जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर लस्सेस का पास आपको दिख जाएगा। लस्सेस और फर्नांडिस के बीच में ऑल्टरनेट होता रहता है, बट उनमें से फर्नांडिस थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है पासिंग के मामले में, और जो सेल्वी ये सेट पीस वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि वेस्ट हैम के अगेंस्ट में 2-2 की बराबरी। तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, हार भी सकती थी यहाँ पर वेस्ट हैम की टीम हालांकि, लेकिन अटैकिंग वाइज काफ़ी डिफेंसिव हो गया। यही मुझे चीज़ समझ में नहीं आता है, यहाँ पर वो 2-2 की बराबरी कर रहे थे। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जीतो, लेकिन उसी वक्त न्यूकासल के कोच ने सेंट मैक्सिमिन को हटा दिया, ज्वेलिंटन को हटा दिया, गेल को हटा दिया। तो मतलब करना क्या चाहते हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी विंग प्ले हुआ था, लेकिन इफेक्टिवनेस उतना था नहीं, जहाँ से आल्मिरॉन और शेल्बी मतलब दोनों सेंट्रल प्लेयर्स ने गोल करा था। वेस्ट हैम के होकर भी दोनों सेंट्रल प्लेयर्स ने गोल करा था। सेट पीस से गोल कंसीड किया था यहाँ पर न्यूकासल ने। सेट पीस के अगेंस्ट इनका एक वीकनेस हमेशा ही चलता रहता है। और यहाँ से आल्मिरॉन का नहीं, यहाँ से स्ट्राइकर स्ट्राइकर का गोल था। न्यूकासल ने यहाँ पर थोड़ा बहुत पोजीशन रखा था, और जैसे मैंने बताया फर्नांडिस, लस्से इसका नाम फिर से, और शेल्वी, ये 2-3 कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आपको पासिंग के काफ़ी पॉइंट दे सकते हैं। उतना ज़्यादा नहीं, जब मैं आपको ब्राइटन का आगे दिखाऊंगा, लेकिन है कुछ तो है। सेल्वी के क्रॉसेस, दुब्रावका के सेव्स। तो ये है न्यूकासल की टीम। मैंने यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव मैचेस आपको दिखाए नहीं, नेगेटिव तो मैंने बता ही दिया। डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा ख़राब है, और डिफेंस ख़राब होने की वजह से ही ये ज़्यादा अटैक पे भी जा नहीं पाते हैं, और डिफेंसिव अप्रोच के ऊपर भी डिपेंड करके उनका आना पड़ता है। अटैक इनका जो मेन मतलब कंसंट्रेशन होता है अटैक में, ये होता है विंग प्ले। विंग प्ले के ऊपर डिपेंड करके ये बहुत सही काम करते हैं। बाकी और ख़ास कुछ नहीं है बताने लायक इनकी टीम में। आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि 36 मैचों के बाद 37 या 38 गोल ही उन्होंने करा है। ब्राइटन की बात करें तो एस्टन विला के अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था। जैसे मैंने बताया कि ये भी विंग प्ले करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इनके लिए खेलते हैं ट्रोसार्ड, और यहाँ पर खेलते हैं मुई। ये दोनों मतलब ऑन पेपर आपको दिखेंगे कि एज ए विंगर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी सेंट्रली आ जाते हैं, जहाँ से ट्रोसार्ड का यहाँ पर गोल था। और डिफेंसिवली यहाँ पर काफ़ी सही थे। वैसे भी एस्टन विला से आप ज़्यादा क्वालिटी की उम्मीद तो रख नहीं सकते हैं। ब्राइटन ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, जैसे आप देख सकते हैं। बर्नार्डो स्टीफेंस के यहाँ पर टैकल्स वगैरह थे। पासेस के मामले में डंक और स्टीफेंस के आपको पासेस दिख जाएंगे। बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में 1-3 से उनको हारना पड़ा था। बॉर्नमाउथ रिसेंटली डेलीगेटेड टीम हो चुकी है, आपको पता ही होगा आखिरी मैच के बाद, तो उनके अगेंस्ट में उनको हारना पड़ा था। तो कैसे क्या हुआ आप देख सकते हैं। विंग प्ले जो काम इनके अगेंस्ट में भी आता है, जहाँ से एक गोल आया था विल्सन का, और यहाँ से लेफ्ट विंगर ने भी अच्छा काम करा था, लेकिन खास कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से सेट पीस से गोल किया था आरॉन मुई ने। डिफेंसिवली काफ़ी गड़बड़ कर दिया था ब्राइटन ने, एक ओन गोल और गिफ्ट कर दिया था। बॉर्नमाउथ यहाँ पर बेटर टीम थी, और बॉर्नमाउथ ने यहाँ पर लेफ्ट साइड से पूरी तरह से कोशिश करा था, मतलब फ्लैंक्स का इस्तेमाल होता है ब्राइटन के अगेंस्ट में, तो आप देख ही सकते हैं। देखिए मैच हार गई ब्राइटन, लेकिन फिर भी पोजीशन रख लिया अपने पास, जहाँ से फिर से आपको वेस्टर, डंक, प्रॉपर जैसे प्लेयर्स के नाम दिख जाएंगे। आरॉन मुई के क्रॉसेस। आर्सेनल के अगेंस्ट में जीत हासिल करा था। यहाँ पर पोजीशन नहीं रख पाई थी ब्राइटन। आर्सेनल बड़ी टीम है, उन्होंने पोजीशन रखा था, और काउंटर अटैक पे यहाँ पर हिट किया। ठीक है, काउंटर अटैक पे जैसे ही हिट किया, एक गोल मिल गया लुई डंग से, जिन्होंने सेट पीस से गोल किया, और नील माउपे का यहाँ पर गोल था। बाकी आर्सेनल ने भी विंग प्ले का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी मतलब पोजीशन फुटबॉल खेल रहे थे, डिफेंसिव अप्रोच इनका भी था, मतलब क्लीन शीट रखने की कोशिश थी, इसलिए एक गोल से ज़्यादा प्रेशर नहीं किया एक गोल होने के बाद, लेकिन उसी का फ़ायदा ब्राइटन ने उठाया। तो आप देख सकते हैं आर्सेनल के पास पोजीशन आया, और ज़्यादा कुछ प्लेयर्स आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे प्रॉपर बिसुमा, और पोजीशन नहीं थे इसीलिए खास कुछ पासर्स भी नहीं। पास्कल ग्रॉस के क्रॉसेस, उसके बाद रायन। तो ये है ब्राइटन। कॉन्स्ट्रक्टिव फुटबॉल के मामले में मैं इनको काफ़ी आगे रखना पसंद करूँगा न्यूकासल से, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ न्यूकासल का ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए आप न्यूकासल को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। भले ही उनका डिफेंस अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अटैक में काफ़ी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, और जिस दिन ये अटैक चलता है, ऑफ कोर्स अगर ओपोनेंट के डिफेंस में भी कुछ गड़बड़ होते रहे तो ये बहुत बड़ी कुछ करने की क्षमता रखते हैं। ये आपने देखा है शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट में। शेफील्ड के अगेंस्ट में 3 गोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, ये आपको पता ही होगा। ब्राइटन की क्वालिटीज़ की बात करें तो इनके सेट पीस टेकर्स जो हैं, आरॉन मुई और ट्रोसार्ड या फिर जो भी लेते हैं, ये काफ़ी सही हैं। सेट पीस इनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। डायरेक्ट भी गोल करते हैं, इनडायरेक्ट भी वहाँ से आते हैं।
थोड़ा सा सेंट्रली जाने की कोशिश करते हैं। इनके जो दोनों विंगर्स हैं ये भी उतना ज़्यादा विंग स्प्रेड नहीं करते हैं, और इसीलिए आपने देखा कि जो फुल बैक्स वगैरह हैं या फिर ट्रोसार्ड का जो मैंने नाम बताया, उनका एक भी मैच में ज़्यादा क्रॉस नहीं है। अगर वो पॉजिटिव विंगर होते तो उनके क्रॉसेस वगैरह आते, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, जो कि आपको न्यूकासल की तरफ से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सेंट मैक्सिमिन हो या फिर जो भी हो, वो पॉजिटिव विंगर्स हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद मुझे जो एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा गोल्स की नहीं है, ठीक है। मैच में मुझे लगता है हार्डली 1 या 2 गोल होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मतलब कुछ अलग हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि अगर न्यूकैसल अलग हट के कुछ कर जाए। देखिए चांसेस कम हैं। न्यूकासल जिस तरह से खेल रही है, मुझे उनका मोराल बिल्कुल डाउन लग रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। अगर ब्राइटन के डिफेंस में बहुत सारी गलतियां नहीं होती हैं, तो आज के मैच में मुझे न्यूकासल का गोल करना तो दूर की बात, चांस ही नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ मतलब जीत भी पाएँ उस मैच से। लेकिन हाँ, अगर कोई टीम 3-4 गोल कर सकती है, तो वो न्यूकासल की टीम ही कर सकती है। अगर कोई टीम क्लीन शीट रख के जीत सकती है, तो वो ब्राइटन की टीम जीत सकती है। अगर ब्राइटन को जीतना है तो 1-0 2-0 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, और अगर न्यूकासल को जीतना है तो मिनिमम 2 गोल तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोल तो मुझे लगता है वो ज़रूर खाएंगे। तो ये सब कुछ देखने के बाद मेरा प्रेडिक्शन इस मैच से यही है कि ब्राइटन ही जीतेगी। अभी क्लीन शीट रख के जीतेगी या नहीं, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। चांसेस हैं, काफ़ी हैं क्योंकि क्लीन शीट रख के जीते, लेकिन अगर क्लीन शीट नहीं रख पाए तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो मैं आपको एक सेफ कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, जिसके ऊपर डिपेंड करके आप अपनी टीम बना सकते हो। क्लीन शीट भी अगर हो ब्राइटन की तरफ से, तो भी वो टीम शायद सेफ हो जाएगी, और अगर वो गोल भी खाए लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीते, तो भी वो टीम सेफ हो जाएगी। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे बना सकते हो आप। सेट पीस टेकर्स की बात करें, ब्राइटन के होकर माउपे और मरे पेनल्टी लेते हैं। यहाँ से मुई, ग्रॉस और ट्रोसार्ड। न्यूकासल के होकर रिची, मैक्सिमिन और सिल्वी आते हैं। ऋषि ने आखिरी मैच पे जो पेनल्टी लिया था, आखिरी बार जो पेनल्टी लिया था वो मिस किया था, तो शायद इनको ना मिले अभी पेनल्टी लेने के लिए। फ्री किक में ये कुछ नाम है। स्टैट्स की बात करें तो न्यूकासल के होकर आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हाईएस्ट गोल स्कोरर है सेल्वी, और सिर्फ 6 गोल। ब्राइटन के होकर माउपे का 10 गोल हो चुका है अभी, तो ये हाईएस्ट गोल स्कोरर है। असिस्ट के मामले में मैक्सिमिन और कैरोल, और यहाँ से पास्कल ग्रॉस का नाम आपको दिख जाएगा। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। सेंट मैक्सिमिन का थोड़ा इंजरी कंसर्न है, अगर फिट होते हैं तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो रिची और जोएल लिंटन में से जो भी स्टार्ट नहीं करेंगे वो इस लेफ्ट फ्लैंक पे आ जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक, बेंटलेब और लॉन्ग स्टाफ में से कोई एक खेलेंगे। डिफेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जमाल लस्सेस जो इनके कैप्टन हैं वो शायद ही स्टार्ट कर पाएँ आज के मैच पर। तो वाट्स जो मेरे ख्याल से अंडर 21 प्लेयर हैं, इनको आज मौका मिल सकता है। पिछले मैच में भी शायद मिला था, आज के मैच में मौका मिल सकता है फर्नांडिस के साथ स्टार्ट करने का। लेफ्ट बैक में डैनी रोज वापस आएंगे, और राइट बैक में येदलिन आज के मैच में खेल सकते हैं। क्राफ्ट और जो भी खेल रहे थे मंकुइलो वगैरह, इनकी जगह पर इनके जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है मिगुएल अल्मिरॉन, ये काफ़ी सही फॉर्म पर नजर आए हैं पिछले कुछ मैचेस में। बीच बीच में गोल वगैरह करे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल स्ट्राइकर का फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है, और स्टैटिस्टिक्स देख के भी ये आपको आइडिया लग सकता है। ब्राइटन की तरफ से बात करी जाए, एरन मुई, इनको आप गलती से ही मिस नहीं कर सकते। अगर आपको अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चाहिए, खास करके स्मॉल लीग में, तो एरन मुई के ऊपर डिपेंड करके सब कुछ होता है। असिस्ट, गोल, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड होता है। ट्रोसार्ड पिछले कुछ मैचेस से काफ़ी सही फॉर्म पर दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये विंग पे भी खेलते हैं और अंदर काफ़ी आ जाते हैं। और आपने देखा है कि न्यूकासल के अगेंस्ट में रिसेंटली ऐसे प्लेयर्स का काफ़ी रोल अच्छा रहा है, जो कि अंदर आके खेल सकते हैं विंग से। चाहे आप वेस्ट हैम की बात कर लें या फिर किसी भी टीम की बात कर लें, जो कि पूरी तरह से पॉजिटिव विंगर नहीं, लेकिन जो विंग से अंदर आते हैं, कट वगैरह करते हैं, ऐसे प्लेयर्स काफ़ी मतलब डेंजरस हो जाते हैं न्यूकासल के अगेंस्ट में। तो ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्राइटन की तरफ से, और साथ में नील माउपे। यहाँ से जो 3 मिडफील्डर्स हैं, यहाँ से स्टीफन्स और प्रॉपर, मुझे लगता है लगभग 70 के ऊपर पासेस तो ये खेल के देंगे ही। तो अगर आपको सेफ प्लेयर्स चाहिए ना, तो इन दोनों में से किसी एक को आप ज़रूर रख सकते हो। मेरा वोट स्टीफन्स की तरफ होगा, क्योंकि ये टैकलिंग की भी एबिलिटी काफ़ी अच्छी रखते हैं। तो लगभग 3.5 से 4.5 या 5 पॉइंट तक ये आपको ऐसे ही दे सकते हैं, विदाउट एनी प्रोवाइडिंग गोल और असिस्ट। सेफ प्लेयर होंगे, लेकिन इनके बदले में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए लोग शायद इनको नहीं लेंगे, लेकिन आप ले सकते हो एज ए सेफ प्लेयर, ठीक है। और डिफेंस में जैसे मैंने बताया, डंक सबसे ज़्यादा पासेस खेलते हैं। उसके बाद बर्न का नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप लैम्प्टी को ले सकते हो, इसका भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मुझे नज़र आया है। ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब
पेनिट्रेट करता है ऊपर, और ऐसे टीमों के अगेंस्ट जिनका डिफेंस ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पासिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर गोल पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट वगैरह ना करें तो लैम्पटी से डफी ही आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये पासिंग के पॉइंट्स आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमिन, रिची, जॉन्जो सेल्वी और आल्मिरॉन, ये है मेरे लिए 4 ऑप्शंस जो आप ले सकते हो रिची या जोलेंट में से जो खेलें। और पासिस के मामले में आपको देखना है तो फेडरिको फर्नांडिस। तो ये है 5 न्यूकासल की तरफ से। और यहाँ से मॉपे, ट्रॉसर्ड, मुई, स्टीफेंस को आप ले सकते हो, रिस्की ज़रूर होगा लेकिन सेफ पॉइंट स्कोरर हैं, ये तो मैं आपको कह ही सकता हूँ। और यहाँ से डंक, लैम्पटी और डफ या बर्ड में से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ से हो गए, चलिए 4 5 7 हो गए। गोलकीपर आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एक टीम कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि आप किस तरह से रिस्क लेके भी सेफ रह सकते हो आज के मैच में। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा टीम कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर मैंने 4 डिफेंसिव ऑप्शन ले लिए हैं। आप देख सकते हो 3 डिफेंडर्स हैं लेकिन 4 डिफेंसिव ऑप्शन मेरे लिए हैं। और इससे मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा, अगर फिर से ब्राइटन क्लीन शीट रख के जीतती है तो मेरे लिए 4 डिफेंसिव ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। ट्रोसार्ड को मैंने रखा है, मुई को मैंने रखा है, मॉपे को रखा है। इन तीनों में से किसी को भी आप अगर ड्रॉप करना चाहते हो और उसके जगह पर एक्स्ट्रा ब्राइटन का डिफेंडर ऐड करना चाहते हो, देखिए रिस्क हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि 4 डिफेंडर्स है। 5वां डिफेंडर तभी काम पे आएगा अगर ब्राइटन क्लीन शीट रखता है, तो और बहुत ज़्यादा काम पे आएगा। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्राइटन ऑलरेडी पोजीशन रख रही है, पासिंग के पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही, और बोनस का 5 पॉइंट अगर मिल गया तो और वो और भी ज़्यादा। तो माउपे को आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा इन तीनों में से किसी को भी ड्रॉप करना, क्योंकि न्यूकासल का डिफेंस हाल ही में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। अच्छा, न्यूकासल की तरफ से जॉन्जो सेल्वी को तो आप मिस कर ही नहीं सकते। सेंट मैक्सिमिन अगर स्टार्ट करें तो सेंट पर्सन आपके टीम में होने चाहिए। जोएलिंटन को मैं प्रायोरिटी दूंगा ड्वाइट गेल के ऊपर। एक तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रेडिट भी ले रहे हैं शायद ड्वाइट गेल, जी हाँ 10 क्रेडिट में। उसके जगह पर तो मुझे जोएलिंटन काफ़ी पसंद आ रहे हैं भाई, और विंग पे भी खेल रहे हैं, और न्यूकासल विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेल रही है क्योंकि। और मिगुएल आल्मिरॉन सेंट्रली जो भी प्लेयर्स हैं उनमें से काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन दिखा रहे हैं, तो इसीलिए बीच बीच में गोल भी उन्होंने करा हुआ है, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी ठीक ठाक ही होगा। बाकी अगर आप कोई चेंज वगैरह करना चाहते हो तो मिगुएल आल्मिरॉन की जगह पर आप फर्नांडिस को ले सकते हो। फ़ायदा ये होगा, फर्नांडिस पासिंग के आपको 2-2.5 पॉइंट्स दे देंगे, टैकलिंग के तो अलग हैं, डिफेंडर हैं क्योंकि, और सेट पीस में भी ये काफ़ी काम पे आ सकते हैं। ठीक है, और न्यूकासल की तरफ से एक डिफेंसिव ऑप्शन भी आपको और मिल जाएगा, तो ये आप चेंज कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बड़ी लीग खेल रहे हो, मतलब 10 मेंबर 20 मेंबर टाइप के, वहाँ पर आप इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके एक और डिफेंडर ऐड कर लेना ब्राइटन की तरफ से, क्योंकि आप देख ही रहे हो इस फिक्चर में काफ़ी कम गोल होते हैं, और रिसेंटली इन दोनों टीमों का जो फॉर्म है वहाँ पर भी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की मैं बात करूँ, अगर सेंट मैक्सिमिन खेलते हैं तो न्यूकासल की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं कैप्टनसी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका गोल स्कोरिंग पोटेंशियल उतना नहीं दिख रहा है न्यूकासल के होकर मुझे। असिस्ट कर देते हैं, आपने देखा काफ़ी सारे असिस्ट वगैरह उन्होंने करे हुए हैं रिसेंटली, लेकिन गोल स्कोरिंग उतना पोटेंशियल नहीं है, तो अगर गोल नहीं कर पाते तो वेस्ट हो जाएंगे। तो न्यूल मैओपे सेफ ऑप्शन है। उसके बाद आरोन मुई यहाँ से, और सेंट मैक्सिमिन को अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो डिफेंडरों में से भी आप कर सकते हो, जहाँ पर लुई डंक ऑफ कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे क्योंकि पासिंग के पॉइंट्स देंगे, और लैम्पटी यहाँ से असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं ये। हालांकि स्टैटिस्टिकली अभी तक उनका नाम आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन हाँ असिस्ट पोटेंशियल इनका है, किसी भी दिन ये आपको कुछ बड़ा करते हुए दिख सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि स्टीफन्स को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर नहीं लिया है मैंने किसी भी प्लेयर पर। आप चाहो तो यहाँ पर स्टीफन्स को भी ऐड कर सकते हो, वो सेफ आपको मतलब 7 तक पॉइंट तो दे ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द मैच मुझे लगता है, और अगर क्लीन शीट मिल जाए तो उसका बोनस तो अलग। ठीक है, तो ये है सारी ऑप्शंस और एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट मोमेंट पे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आए तो वहाँ पर शेयर होती रहती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच और गुड बाय फॉर नाउ।